जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप मस्त और बेटर होइएगा। चलिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं साइंस में केमिस्ट्री लेसन 1 का जो है हमारे आसपास के पदार्थ। आज हम उसका भाग 2 मतलब पार्ट 2 बताने वाले हैं। पार्ट 1 मैंने बता दिया है इससे पहले वाला वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं और बढ़िया से नोट तैयार कर सकते हैं। एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु, एक एक मतलब लेके चले हैं, लाइन बाय लाइन लेके चले हैं, आप वहां से नोट कवर कर सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी में रंग ला सकते हैं, मतलब तैयारी को जबरदस्त बना सकते हैं। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 2 हमारे आसपास पदार्थ, मतलब हमारे आसपास जितने भी पदार्थ है ना उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है बच्चों कि पदार्थ को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है ना। पदार्थ को अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पदार्थ को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है तो आपका एक ही सवाल होगा कि सर पदार्थ को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस ना। अब सवाल यह है कि ठोस, द्रव, गैस, ठोस का परिभाषा क्या होता है, द्रव का क्या होता है, उसके बाद हम लोग का गैस का क्या होता है। अगर परिभाषा तो ठीक है, परिभाषा हम दे देते हैं तो ठोस का सामान्य गुण क्या होगा, सामान्य व्यवहार क्या होगा, द्रव का क्या होगा, गैस का क्या होगा। चलिए आज आपका एक एक डाउट क्लियर करने वाले हैं। आप ध्यान से हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो समझने में परेशानी हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं। पहला है पदार्थों को 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। 1 नंबर में ठोस, दूसरा नंबर में द्रव, तीसरा नंबर में गैस। पहले ठोस के बारे में जान लीजिए, मतलब मान लीजिए कि यह क्या है। आप बोलिएगा सर यह मार्कर है। मार्कर क्या, इसको दाब सकते हैं क्या? नहीं ना, यह मतलब क्या है, ठोस है ना। अब देखिए इसमें क्या है, वे पदार्थ जिसके मतलब वे पदार्थ जिनके आकार व आयतन निश्चित होता है ठोस कहलाता है। आपको बता दें कि आयतन किसे कहते हैं, मैंने अगला वीडियो में बताया है। जो स्थान घेरता है वो आयतन कहलाता है, उस वस्तु का आयतन होता है। मान लीजिए यह मार्कर है या इसका आकार क्या है, फिक्स है, यह एक निश्चित आकार इसका है और इसका आयतन जो यह स्थान घेरेगा वो भी क्या है, निश्चित है। उसी को हम लोग ठोस बोलते हैं बच्चों। उदाहरण में देख लीजिए मेज, कुर्सी, ईंट, पत्तल, यह सब ठोस पदार्थ है, इसका आयतन और आकृति सेम होगा। अब चलते हैं बच्चों ठोस पदार्थ के सामान्य गुण। ठोस के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, द्रव के बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले ठोस के पदार्थ का सामान्य गुण। बच्चों सामान्य गुण का मतलब होता है उसका सामान्य व्यवहार ना। अब ठोस अब देखे होंगे, मार्कर का बोलेंगे इसका व्यवहार क्या है तो आप बोलिएगा इसमें कुछ बिंदु है जो कि आपको जानना पड़ेगा, कम से कम 7-8 बिंदु तक जानना पड़ेगा ना। पहला आता है ठोस पदार्थ के आकृति तथा आयतन, मतलब यह एक पदार्थ है, इसका आयतन और आकृति के बारे में आपको बताना है। तो कैसे बताइएगा बच्चों, तो यहां पे देख लीजिए कि आपको बोलना है ठोस पदार्थ के आकृति तथा आयतन निश्चित होता है। अभी मैंने बताया है इसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। चलिए, क्योंकि इनमें अंतराण्विक आकर्षण बल काफी मजबूत होती है। अब आपका मन में सवाल चल रहा होगा कि अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है। बच्चों यह जो पदार्थ, यह जो मार्कर बना है ना, यह बहुत सारे परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर यह मार्कर का निर्माण हुआ है ना। मान लीजिए यह मार्कर का जो निर्माण हुआ है, जितना भी कण लगा होगा, छोटा से छोटा कण, वह एक परमाणु होता है और वह दोनों कण को जोड़ने का जो प्रयास करता है ना अंदर में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल। मान लीजिए एक देखिए यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करें, मार्कर का साइज देख लीजिए। मतलब मार्कर का अगर साइज देखिए, यह हम परमाणु बना रहे हैं, एक छोटा छोटा कण मिलके एक मार्कर का निर्माण कर रहे हैं। अगर इसको या जब इसको जोड़ेंगे तो इस टाइप का बनेगा ना, बोलिएगा हाँ इस टाइप का आकार बनेगा ना। अब देख लीजिए यहाँ पे होता क्या है, यह वाला बिंदा दिख रहा होगा, यह वाला बिंदा दिख रहा है ना, यह दोनों को जोड़ के रखने को ही आकर्षण बल बोलते हैं, आंतरिक आकर्षण बल। देखिए यहाँ पे आंतरिक का मतलब होता है अंदर वाला और आणविक का मतलब होता है बल और आकर्षण बल, मतलब अंतराण्विक आकर्षण बल इसके अंदर कार्य करता है। और याद रखिएगा आप, ठोस पदार्थ में अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा होता है, द्रव में ओकरा से कम होता है, गैस में ओकरो से कम होता है। बच्चों यह दिमाग में रखना है आपको ना। और एक बार बता देते हैं, इसमें
क्या होता है बच्चों, इसका उल्टा होता है अगर बोला जाए अंतराण्विक स्थान बोला जाए, मतलब इसके अंदर में जो परमा सूक्ष्म कण से मिलके जो यह मार्कर बना है ना, उसका गैप ज्यादा होगा, इसमें रिक्त स्थान पाया जाएगा ना। ठोस में ज्यादा, मतलब ठोस में क्या होता है, रिक्त स्थान क्या होता है, कम पाया जाता है, द्रव में ज्यादा पाया जाता है, और गैस में उससे भी ज्यादा पाया जाता है ना बच्चों। चलिए यहाँ पे देख लीजिए आप, बता रहे थे यहाँ पे काफी मजबूत होती है। वही जो बल जो है, इसमें जो सूक्ष्म कण जो है, इसमें जो अंतराण्विक आकर्षण बल बच्चों लगता है, वही क्या करता है बच्चों, पदार्थ को जोड़ के लगता है और मजबूत बना देता है। देखिए इसको तोड़ते हैं, टूटेगा नहीं, टूटेगा क्यों, क्योंकि अंतराण्विक आकर्षण बल इतना सटा हुआ है, इसको बांध के रखा है, मजबूत बना दिया है बच्चों। देख लीजिए काफी मजबूत होती है, जिस कारक पदार्थ के प्रत्येक कण आपस में मजबूती से बांधे हैं और साथ ही काफी निकट होते हैं, और साथ ही क्या होते हैं बच्चों, काफी निकट होते हैं। तो यह परिभाषा था ठोस पदार्थ के आकृति तथा आयतन का। अब दूसरा पॉइंट देख लीजिए, ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है बच्चों, घनत्व क्या होता है देख लीजिए। इसमें ठोस पदार्थ का घनत्व उस होता है, मतलब देखिए ठोस की जब बात हो ना बच्चों, तो उसका घनत्व होना सबसे ज्यादा होता है, सबसे अधिक होता है ना। अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होने के कारण इनके कण आपस में मजबूती से बांधे होते हैं। सिंपल परिभाषा है, जो आपको डायरेक्ट बोलना है, ठोस पदार्थ का जो होता है अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होता है और घनत्व भी अधिक होता है, ठीक है। और इसमें जो कण आपस में जो कण होते हैं, सूक्ष्म कण, वह क्या मजबूती से बांधे रहते हैं। अब चलते हैं 2 नंबर, मतलब 3 नंबर का। 3 नंबर में कह रहा है ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक और क्वथनांक। बच्चों द्रव्यनांक का मतलब होता है गलना, और क्वथनांक का मतलब क्या होता है वह भी बता देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई द्रव्य पदार्थ है, मतलब कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है। जो ठोस पदार्थ है अगर वह द्रव बन रहा है तो द्रव्यनांक कहलाता है, अगर द्रव से वाष्पीकृत हो रहा है तो क्वथनांक कहते हैं। चलिए ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक और क्वथनांक काफी ज्यादा होता है, क्योंकि अंतराण्विक आकर्षण बल तथा अंतराण्विक स्थान कम होने के कारण इनके बलों को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक और जो क्वथनांक होता है वह काफी उच्च होता है। और मान लीजिए कि यह जो है ना एक लोहा है, ठीक है। इसको अगर गलाएंगे तो काफी टाइम लगेगा गलने में, अधिक ऊष्मा का जरूरत पड़ेगा ना। तो वही कहता है इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक ठोस पदार्थ का ज्यादा होता है, और अंतराण्विक आकर्षण बल भी ज्यादा होता है, स्थान कम होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों, ठोस पदार्थ पर द्रव का प्रभाव ना। अब दाब का प्रभाव, दाब मतलब होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, आपको पता ही होगा तो ना। तो वही करा ठोस पदार्थ पर दाब का प्रभाव क्या होता है देख लीजिए। ठोस पदार्थ कठोर तथा दृढ़ होते हैं, मतलब समझे, मतलब कह रहा ठोस पदार्थ कठोर मतलब क्या, बहुत टाइट होता है, और दृढ़ का मतलब बहुत मजबूत होता है, जिस कारण बाह्य दाब पड़ने पर भी इसका आकार नहीं बदलता है। मतलब समझे, मान लीजिए यह मार्कर है, यह ठोस पदार्थ है, इसका भारी दबाव लगाते हैं, दाबते हैं, कुछ भी करते हैं, क्या इसका आकार चेंज होगा, आप बोलिएगा नहीं। तो वही तो कह रहा है कि दाब कितनों एकड़ा ऊपर लग जाए फिर भी अपना आकार नहीं बदलेगा। 5 नंबर का कह रहा है ठोस पदार्थ में असंपीड़ितता। अब असंपीड़ितता का मतलब होता है, पहले आप जान लिए, संपीड़ितता का मतलब होता है कि कोई भी ठोस पदार्थ है अगर उसको दाबते हैं ना दब जाए, उसी को संपीड़ितता कहते हैं। और असंपीड़ितता का मतलब होता है दाबने पर भी ना दबे, असंपीड़ितता कहलाता है। बच्चों वही कह रहा है ठोस पदार्थ में असंपीड़ितता। ठोस पदार्थ असंपीड़ित होते हैं, अर्थात ताप मान तथा दाब के घटाने या बढ़ाने पर इसका प्रसार या संकुचन बहुत कम किया जा सकता है। मान लीजिए कि यह ठोस पदार्थ है, यह लोहा है, ठीक है।
अब इसको हम गलाएंगे, मतलब इसमें ज्यादा उष्मा देंगे, ज्यादा उष्मा देने के बाद यह पिघलने लगेगा। बच्चों पिघलने लगेगा या फिर पूरा गर्म हो जाएगा तो हम लोहा को घिस सकते हैं। आप देखे होंगे मतलब कमार लोग को अगर कुछ बनाता है लोहा से, कोई भी सामान बनाता है, पहले आग में डिपा के उसके बाद क्या करता है बनाता है। तो जब बड़ा करेगा ना इसको आग में डिपा के, प्रसारण हो जाएगा। जब उसको छोटा करेगा उसको संकुचन कहते हैं, सिकुड़ जाना। ठीक है, तो ठोस पदार्थ का प्रसारण क्या होता है? ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर इसका प्रसारण या संकुचन बहुत कम किया जा सकता है। हम अभी मतलब एक बताए उदाहरण, ये लोहा है, इसको गर्म करेंगे तो इसको फैला सकते हैं और गर्म करने के बाद इसको छोटा भी कर सकते हैं, उसी को प्रसारण या संकुचन कहते हैं। मतलब ठोस पदार्थ में बहुत कम किया जा सकता है। अब कहता है कि ऊर्ध्वाधर क्या होता है? बच्चों ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कि कोई ठोस पदार्थ है वह द्रव, उसको अगर बदलना चाहेंगे वह द्रव अवस्था में ना बदल के डायरेक्ट गैसीय अवस्था में बदल जाएगा या वाष्प में बदल जाएगा, तो उसी को हम लोग ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो ठोस पदार्थ का ऊर्ध्वाधर देखिए, यह वह प्रक्रिया है जिनमें ठोस पदार्थ को गर्म करने पर ठोस की अवस्था द्रव में ना बदलकर, बच्चों द्रव में ना बदलकर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसी को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है यह वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं वह द्रव में ना जाकर गैस बन जाता है। अगर हम उदाहरण इसका देना चाहें तो आप कपूर को देखे होंगे, कपूर को जलाए होंगे, देखे होंगे द्रव ना बनकर उससे धुआं वगैरह निकलने लगता है, गैस बनने लगता है। तो इस तरह का आप उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं द्रव। अब यह मेरा ठोस का क्या था, कहानी खत्म हो गया। ठोस के बारे में मैंने बता दिया, ठोस क्या होता है, उसका परिभाषा दे दिया, उदाहरण दे दिया और ठोस पदार्थ का सामान्य गुण बता दिए। अब चलते हैं बच्चों द्रव क्या होता है, लिक्विड क्या होता है। तो जान लीजिए वे पदार्थ जिनका आकार निश्चित नहीं होता है किंतु आयतन निश्चित होता है, द्रव कहलाता है। अभी हम ठोस में क्या पढ़े थे, आकार भी निश्चित हो रहा था और क्या हो रहा था, आयतन भी निश्चित। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है बच्चों कि आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है। अब मान लीजिए एक बात बता लीजिए कि यह एक गिलास है, यह एक गिलास है, गिलास में कोई पानी हम यहाँ पे ले लेते हैं, पानी या दूध कुछ भी ले लीजिए, पानी यहाँ तक दे दीजिए ना, या तो स्थान जो है स्थान सेम, मतलब इसका जो आयतन, आयतन का मतलब होता है स्थान घेरना, जितना स्थान घेरता है उस वस्तु को आयतन कहते हैं। मान लीजिए कि यह गिलास है तो आकृति कैसा है इसका, लंबा टाइप का, आकृति कैसा है, लंबा टाइप का, पानी का आकृति लंबा टाइप का, लेकिन आयतन वह जगह सेम घेर रहा है। अगर वही हम बाटी वगैरह में रख लेते हैं तो इस टाइप का बर्तन में अगर यही पानी को हम रख लेंगे तो इसका आकार ऐसा हो जाएगा। देखिए आकार चेंज हो रहा है लेकिन यह वस्तु स्थान उतना ही घेर रहा है, इसलिए आयतन निश्चित होता है, आकार भिन्न होता है। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए बच्चों, जल आ गया, दूध आ गया, पेट्रोल, डीजल, तेल इत्यादि। अब इस बच्चों हम लोग चलते हैं कि द्रव का सामान्य गुण क्या होता है। जैसे कि अभी हमने ठोस का सामान्य गुण पढ़ा है, उसी तरह से अभी हम द्रव का सामान्य गुण पढ़ने वाले हैं। चलिए बच्चों अब द्रव का सामान्य गुण हम लोग जान लेते हैं। पहला पॉइंट कर रहा है कि द्रव की आकृति और आयतन। बच्चों मैंने इससे पहले ठोस के बारे में पढ़ा था, उसका आकृति और आयतन क्या हम पढ़े थे कि आकृति और आयतन निश्चित होता है और द्रव का क्या है, आकृति निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है। वही लिखे हैं बच्चों, देखिए द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है लेकिन आयतन क्या होता है बच्चों, निश्चित होता है, क्योंकि इनमें अंतराण्विक आकर्षण बल कम होने के कारण, देखिए अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस में ज्यादा हो रहा था, द्रव में आया तो क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है। इनका आकार इसलिए चेंज होता है। हम क्या बोले थे कि ये मतलब कोई भी वस्तु है उसके अंदर में जो परमाणु छोटा छोटा जो कण होता है ना, उसका जो गैप थोड़ा ज्यादा होता है ना, तो क्या होता है वह ठोस में ज्यादा नहीं होता है, द्रव में ज्यादा होता है और गैस में तो उससे भी ज्यादा होता है। ठीक है, जिसमें ज्यादा होगा वह द्रव अवस्था में रहेगा, जिसमें नहीं होगा वह ठोस अवस्था में रहेगा, जिसमें बहुत ज्यादा होगा वह गैसीय अवस्था में होगा, अंतराण्विक आकर्षण बल। ठीक है,
लेकिन कणों के आपस में बंधे होने के कारण इनका आयतन नहीं बदलता है। बच्चों याद रखना है कि द्रव का आयतन नहीं बदलता है, ठोस का आयतन नहीं बदलता है ना। ठोस का आकृति नहीं बदलता है लेकिन द्रव का आकृति बदलता है। चलिए दूसरा पॉइंट कहता है कि द्रव का घनत्व क्या होता है। आपको बोलना है कि द्रव का घनत्व जो होता है ना ठोस से अधिक होता है, ठोस से कम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। द्रव में असममितता क्या होती है ना। हम क्या बोले थे, ठोस को हम दाब नहीं सकते हैं लेकिन द्रव को थोड़ा बहुत हम दाब वगैरह सकते हैं। उसी को क्या यहाँ लिखे हैं, द्रव में असममितता ठोस से कम है, अर्थात द्रव थोड़ा संपीड़ित होता है और यह द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस पर निर्भर करता है कि द्रव कौन सा है, जल है, दूध है या कौन सा है ना। तरलता, तरलता का मतलब होता है कि बहाने वाला पदार्थ को तरलता बोलते हैं। और आपको पता है कि द्रव एक बहाने वाला प्रवृत्ति रखता है, मतलब वह बह सकता है। अगर पानी है, अगर उल्टा दिया जाए वह बहाने लगेगा बच्चों, तो वही कारण द्रव में बहाने की प्रवृत्ति पाई जाती है ना, क्योंकि आंतराण्विक आकर्षण बल कम होता है। मैंने अभी बताया कि ठोस में ज्यादा, द्रव में कम होता है, इसलिए वह बहता है। इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है और किसी भी पार मतलब बर्तन का आकार ले लेता है। अब मान लीजिए कि एक गिलास में पानी लेते हैं, ले लिए। अगर गिलास में पानी ले लिए, उसका आकार देख लीजिए, गिलास लंबा है तो आकार भी लंबा हो जाएगा ना। बाटी ले लीजिए, बाटी में पानी रखिएगा, बाटी क्या है, सोरा टाइप का है, वैसा आकार ले लेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जैसा बर्तन होगा वैसा आकार द्रव ले लेगा। द्रवनांक और क्वथनांक जान लेते हैं। द्रवनांक का मतलब होता है बच्चों गलनांक, मतलब कोई भी ठोस पदार्थ द्रव की अवस्था में आता है, जब उसमें ताप वगैरह देते हैं, द्रवनांक कहते हैं। और वही द्रव जब उबलने लगता है, गैस निकलने लगता है, वाष्प बनने लगता है, उसी को बच्चों हम लोग क्वथनांक बोलते हैं। ठीक है, वही लिखना है। द्रवों के द्रवनांक तथा क्वथनांक ठोस से प्राय कम होते हैं, ठोस में ज्यादा, द्रव में कम। साधारणतः द्रव पदार्थों का द्रवनांक और कमरे के ताप से कम तथा क्वथनांक कमरे के ताप से अधिक होता है। अब चलते हैं बच्चों, विसरण क्या होता है। ठीक है, देखिए द्रवों में अंतराण्विक आकर्षण बल कम होने के कारण द्रव आपस में मिश्रित हो सकते हैं, इसमें विसरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। आपको एक बार बता देते हैं बच्चों कि आप एक गिलास पानी ले लीजिए। मान लीजिए कि एक गिलास हम पानी ले लेते हैं, एक गिलास बच्चों क्या लेते हैं, पानी ले लेते हैं। इसमें अगर 2 चम्मच चीनी मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा, बिल्कुल सर मिल जाएगा, मतलब मिश्रित हो जाएगा। और इसका मतलब है कि पानी में खाली जगह होता है और उसको मिलाने की प्रवृत्ति भी होती है ना। वही लिखे हैं, द्रवों में अंतराण्विक आकर्षण बल कम होता है, इसमें अंदर वाला जो बल होता है कम होता है, वो आपस में मिश्रित हो जाते हैं, इसमें विसरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है 7 नंबर का, द्रव का जमना तथा वाष्पन। सबसे पहली बात है कि हम द्रव को कैसे जमा सकते हैं। आप बोलिएगा तापमान कम करके। तापमान कम कैसे करें, मान लीजिए कि कोई द्रव ले लेते हैं गिलास में, आप फ्रिज में रख दीजिए, वहां पे तापमान मतलब गर्मी, मतलब उष्मा नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, जम जाएगा। जब उष्मा मिलेगा तो पिघल जाएगा। तो वही हम कह रहे हैं कि द्रवों के तापमान को घटाकर उसे ठोस बनाया जाता है। पानी को फ्रिज में रखेंगे ठोस बन जाएगा, और बाहर निकालेंगे उष्मा देंगे क्या बन जाएगा, वाष्पन की प्रक्रिया होने लगेगा। उसको ज्यादा गर्म करेंगे, वाष्प निकलने लगेगा। देख लीजिए, द्रव के तापमान को घटाकर उसे ठोस बनाया जा सकता है तथा तापमान को बढ़ाकर उसे वाष्पीकृत किया जा सकता है। यह प्राय द्रवों की प्रवृत्ति तथा उन पर लगने वाले तापमान पर निर्भर करता है। तापमान का मतलब जान लीजिए कि आग, गर्मी, उष्मा। अगर हम कोई भी चीज को, पानी ले लेते हैं, पानी को अगर ज्यादा ताव देंगे, ज्यादा उष्मा देंगे, क्या उबलने लगेगा, उससे वाष्प निकलने लगेगा, वही होता है वाष्प ना। अब गैस के बारे में, चलिए मेरा द्रव का ना सामान्य गुण कंप्लीट हो गया। अब गैस के बारे में यहां से चालू होते हैं। गैस के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। गैस क्या होता है, वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, फिक्स नहीं होता है, उसी को गैस कहलाते हैं। मतलब वही क्या होता है, गैस कहलाता है। बच्चों एक बार ध्यान दीजिएगा, ठोस बोले आकृति और आयतन निश्चित होता है, द्रव बोले आकृति निश्चित और नहीं होता है और आयतन निश्चित होता है। अगर गैस बोले तो आपको बोलना है इसका आकृति और आयतन दोनों भी निश्चित नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण वायु ले लीजिए, ऑक्सीजन गैस ले लीजिए, हाइड्रोजन ले लीजिए, धुआं ले लीजिए, बादल इत्यादि जो भी लेना है। ठीक है, गैसों के
गैसों के सामान्य गुण, जब हम सबका सामान्य गुण पढ़ें तो हमको पढ़ना है गैसों का भी सामान्य गुण पढ़ना है। पहला नंबर में आकृति तथा आयतन, जो सबका पढ़ रहे हैं वही पढ़ना है। सिंपल सी बात है, आकृति और आयतन इसका निश्चित नहीं होता है तो वही लिख देना है। गैस की आकृति तथा आयतन निश्चित नहीं होती है क्योंकि इनमें अंतराण्विक आकर्षण बल कम होने के कारण गैसों को जिस आकार में डाला जाए उस आकार में ढल जाती है तथा उसका आयतन ग्रहण कर लेती है। बच्चों में एक बार बता देते हैं कि ठोस का अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा होता है, द्रव का कम होता है, गैस का उससे भी ज्यादा कम होता है। ठोस में अंतराण्विक आकर्षण स्थान कम होता है, ठीक है, द्रव में ज्यादा होता है और गैस में सबसे ज्यादा होता है। मतलब कण द्रव में हट के रहता है, गैस में सबसे ज्यादा हट के रहता है, ठोस में चिपक के रहता है। तो आगे चलते हैं बच्चों, दूसरा पॉइंट गैस का सामान्य गुण का। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। आगे है दूसरा नंबर गैस का सामान्य गुण का। देखिए एक ही में हम ले लिए हैं, घनत्व ले लिए हैं, द्रव्यनांक ले लिए हैं तथा क्वथनांक ले लिए हैं। किसका बच्चों? गैस का। कुछ नहीं बच्चों, सिर्फ आपको बोलना है गैसों का घनत्व, द्रव्यनांक तथा क्वथनांक कम होता है। किससे? ठोस से भी और द्रव से भी। सिर्फ एक पॉइंट लिख दीजिएगा, एक लाइन में हो जाएगा। तीसरा पॉइंट चलते हैं संप्रेरकता। यह भी क्या होता है? यह सबसे अधिक होता है किसमें? किसमें? गैस में। मतलब कहने की मतलब है द्रव्य और ठोस से ज्यादा होता है, वही लिखे हैं। गैसों में अंतराण्विक स्थान अधिक होने के कारण हम बोले थे गैस में छोटा छोटा कण जो है ज्यादा गैप होता है, ठीक है, वो वही जो है क्या होता है उसमें ज्यादा पाया जाता है। चलिए 4 नंबर का पॉइंट देखिए, गैसों में विसरण की प्रकृति सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होती है गैसों में ना, ठोस में कम, द्रव में कम, मतलब थोड़ा थोड़ा कम कम, और इसमें सबसे ज्यादा, ठीक है। 5 नंबर गैसों का दाब। अब देखिए गैसों का दाब का मतलब करते हैं, आप गैस ले लीजिए ना, सिलेंडर में देखे होंगे गैस भरा हुआ रहता है ना। कभी कभी देखे होंगे कि सिलेंडर के बाहरी परत पे पानी आ जाता है, या ठंडी के टाइम में गिलास में पानी लेते हैं तो गिलास के बाहर वाला सतह पे भी पानी का बूंद आ जाता है। मतलब इसका कहने का मतलब है दाब जो है बाहरी सतहों पर बल लगाते, दाब लगाता है, जिसके वजह से बाहर में सतहों पर असर होता है, जो कि बूंद देखने को मिलता है पानी का। देखिए वही लिखे हैं, गैसों में संप्रेरकता सबसे अधिक होती है, जिस कारण जब यह द्रव की अवस्था में होते हैं, मतलब पानी की अवस्था में होते हैं, तो बर्तन के दीवारों की सतहों पर सबसे अधिक दाब लगते हैं। बच्चों यहाँ तक मेरा था पदार्थों का वर्गीकरण, और पदार्थों के वर्गीकरण में ठोस, द्रव, गैस का परिभाषा और डिफिनेशन और उदाहरण सब चीज हम बता दिए। उसका सामान्य गुण, सामान्य व्यवहार, टोटल चीज बता दिए। यह मेरा पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, हमारे आसपास के पदार्थ क्लास 9 पार्ट 1 लिख के सचिन सर लिख दीजिएगा, या बगल में हो सके तो गोल्डन फ्यूचर लिख दीजिएगा, वहां पे मेरा वीडियो मिल जाएगा। अब चलते हैं अगला टॉपिक, अगला दिन मेरा क्या बनेगा, इसी का पार्ट 3 लेके आएंगे। यहाँ पे लिखते हैं भाग 3 लेके आएंगे हम। उसमें पढ़ाने वाले हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है, द्रव्यनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, विसलन क्या होता है, गुप्त ऊष्मा क्या होता है, तापमान क्या होता है, इसका प्रकार क्या होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, टोटल चीज बताने वाले हैं बच्चों। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। जय हिंद बच्चों, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।